नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। राहुल, रमेश, अनिल जी, अंकित, शिवराज जी, आप सभी को बहुत-बहुत नमस्कार। किस आधार पर किसी व्यक्ति को पूरे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया था? व्यक्ति को नहीं मिलता है, व्यक्तित्व को मिलता है यह सम्मान। यह याद रखिएगा कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को बनाता है अपने कर्म, अपने कार्यों के आधार पर, समाज को दिए जाने वाले योगदान के आधार पर। तो हमेशा किसी भी देश का सर्वोच्च सम्मान या नागरिक सम्मान, जहां आप सम्मान कह रहे हैं, तो वो उपलब्धियों के आधार पर, जो दीर्घकालिक उपलब्धि होती है उनके आधार पर उसे प्रदान किया जाता है। पुरस्कार और सम्मान का एक बड़ा अंतर ये होता है। अनिल जी, ईद उल जुहा की बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है और पॉलिटी पढ़ने के प्रक्रम में आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। और उस सामासिक संस्कृति के अंतर्गत सभी धर्मों के सभी त्योहारों में समान भाव की स्थापना करना भी पंथ निरपेक्षता का आधार है। और आप सभी लोगों को ईद उल जुहा की बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। ये भी सुहेल, ये भी जो है सामासिक संस्कृति का ही परिणाम है कि आप ईद के साथ राम और राम लिख रहे हैं। चलिए खैर, कल हमने एक बड़े पोर्शन पर चर्चा की थी जो देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी हुई थी। आप लोगों के द्वारा जो राइटिंग की गई थी उसमें बहुत कुछ सुधार वाली कोई गुंजाइश थी नहीं। सबने अपने सामर्थ्य से ठीक लिखा है। मुझे उसमें नहीं लगा कि कुछ आप लोगों के उसमें कंटेंट में कोई चेंजेस करने की जरूरत है, तो वो पक्ष जो है आप लोगों के ठीक है। आज जिन पक्षों पर हम चर्चा करेंगे, हमारे सिलेबस में अ, संवैधानिक और संविधिक रूप में कई सारे आयोगों का उल्लेख किया गया है। नए वाले सिलेबस में कुछ नए आयोगों को भी शामिल किया गया है और उस प्रक्रम में अब तक वित्त आयोग को छोड़ करके और किसी आयोग पर हमने चर्चा भी नहीं की है। तो उन आयोगों पे विस्तार पूर्वक आज हम चर्चा करेंगे और इस पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। आप लोगों के अगर कोई प्रश्न हो, मैंने जैसा कि पहले भी कहा था कि अगर आप लोग के कोई प्रश्न रहा करे तो आप ग्रुप पे पहले डाल देंगे, तो मैं देख करके आप लोगों को सीधे 10 मिनट 15 मिनट की चर्चा में कम से कम आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो उस तरीके के प्रश्न अभी भी आप नहीं डाल रहे हैं, इसकी संभावना बहुत कम है कि सब चीजें आप लोगों को समझ में आ रही हैं। अर्थात इसकी संभावना ज्यादा है कि आप शायद समझने की दिशा में प्रयास नहीं कर रहे, जिसके कारण से डाउट्स क्रिएट नहीं हो रहा है। तो एक बड़ा पोर्शन कंप्लीट कर लिया है पॉलिटी का। कई लोगों ने दोबारा उसे कंप्लीट किया होगा। और याद रखिएगा, प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही स्तरों पर पॉलिटी पीछे 2 बार से मेंस में जिन लोगों को सबसे ज्यादा नंबर मिल रहे हैं वो भी यही पेपर है। प्रीलिम्स में भी रेशियो बढ़ा है, तो थोड़ा सा एक संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाइए, क्योंकि अब आप इस पोर्शन को कंप्लीट करने जा रहे हैं आप लोग। ठीक है। तो अब अगर आप लोगों की अनुमति हो तो हम अपनी इस कक्षा के प्रक्रम को आगे बढ़ाएं, अगर आप लोगों की अनुमति है तो। ठीक है। सबसे पहले जिस चीज पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिस आयोग पर चर्चा करने जा रहे हैं, वो विशेष वर्गों से संबंधित आयोगों की बात करेंगे हम। ठीक है। विशेष वर्गों से संबंधित आयोग। अब विशेष कोई वर्ग कैसे हो जाता है? विशेष का तात्पर्य आप प्रिविलेज से लेते हैं, लेकिन यहां विशेष का तात्पर्य प्रिविलेज से नहीं है, यहां विशेष का तात्पर्य संरक्षण से है। तो उन आयोगों की प्राथमिक चर्चा करेंगे जिनके आधार पर हम एक विशेष वर्ग को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति,
अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिला आयोग। इन 5 आयोगों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आपके यहाँ ये वो 5 विशेष वर्ग हैं जिनको हमने विशिष्ट रूप में संरक्षण दिया है। ये वो 5 वर्ग हैं जिनको अभी भी हमारे देश में कहीं ना कहीं समतामूलक स्थान सुरक्षित कराने के स्तर पर चुनौतियों का सामना किया जा रहा है। और इस प्रकार से संवैधानिक संरक्षण सुनिश्चित करके संवैधानिक संरक्षण सुनिश्चित करके हम यह प्रयास करते हैं कि उन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ करके देश के विकास में कहीं ना कहीं उपयोगी रूप में प्रतिस्थापित कर सके, मानवीय मूल्यों की रक्षा सुनिश्चित कर सके। तो यहाँ आज हम उन 5 आयोगों पर मुख्यतया चर्चा करेंगे। फिर से बता दे रहे हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिला आयोग। ये 5 आयोगों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम अनुसूचित जाति और जनजाति आयोगों को एक कंबाइन रूप में लेंगे। अगर सेपरेट पूछा जाएगा तो आप सेपरेटली, केवल अनुसूचित जाति से पूछा जाएगा तो अनुसूचित जाति लिख दीजिए, अनुसूचित जनजाति से पूछा जाएगा तो उस जगह अनुसूचित जनजाति लिखिए। गठन से लेकर के उत्तरदायित्व दोनों ही स्तरों पर समान व्यवहार है, इसलिए इन्हें हम कंबाइन फॉर्म में लेने की कोशिश करेंगे। 2 प्रश्न यहाँ पर लिखिएगा आप लोग। पहला प्रश्न लिखिएगा, देश में गठित अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, देश में गठित अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के कार्यों पर प्रकाश डालिए। के गठन व कार्यों पर प्रकाश डालिए। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, भारत में अनुसूचित जाति जनजाति, भारत में अनुसूचित जाति जनजाति संरक्षण और विकास में, संरक्षण और विकास में, संरक्षण और विकास में अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की भूमिका स्पष्ट कीजिए। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो ये 2 प्रश्नों के आधार पर चर्चा करेंगे। हमने कहा कि चूंकि कार्य उत्तरदायित्व तो दोनों के समान है अनुसूचित जाति जनजाति के, इसलिए इसको हम कंबाइन फॉर्म में कराने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। बाकियों को हम सेपरेट दिशा में आप लोगों को पेन डाउन कराएंगे। पहले तो इस बात को समझने की जरूरत है कि अनुसूचित जाति जनजाति है क्या। इसको वर्बली कंसेप्चुअल फॉर्म में समझ लीजिए। इन्हें क्यों संरक्षण दिया जाना चाहिए यह भी समझना चाहिए हमें। किस प्रकार के संरक्षण की बात की जा रही है इस आयोग के माध्यम से यह भी समझना चाहिए। यहाँ पर जब हम बात करते हैं अनुसूचित जाति जनजाति, तो एक पक्ष स्पष्ट है कि जातिगत आधारों पर इनका वर्गीकरण किया गया है। अर्थात यह जातियां जो हैं वो हमारे यहाँ जाति प्रथा की देन के रूप में प्रतिस्थापित है, जिनको व्यवसाय, भौगोलिक परिवेश आदि के आधार पर एक पृथक्कृत स्वरूप में स्वीकार किया गया है। जातियां उन्हीं से संबंधित होती हैं। सुनार, लोहार, आप देख लीजिए, जो भी जातियां आप बना रहे हैं वो सब आपके कार्यों से जुड़ी हुई हैं। और जनजातियों का स्वरूप सामान्यतया क्षेत्रों से जुड़ा होता है। ये 2 ही आधार जातियों के स्वीकार किए जाते हैं। समाज में कार्यों की श्रेष्ठता के आधार पर वह जाति व्यवस्था में उच्च और निम्न का क्रम स्थापित हुआ, ये जान रहे हैं और इतिहास के प्रक्रम में भी पढ़ते हैं, उस पर यहाँ प्रकाश डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम अनुसूचित जाति और जनजाति की बात करते हैं तो ये क्षेत्रगत पिछड़ेपन
और कार्यगत पिछड़ेपन के कारण जो है समाज में वह स्थान प्राप्त करने में सक्षम नहीं रही, जिसके कारण से यह आज भी हमारे विकास के क्रम में पीछे स्वीकार की जाती है। अब यहाँ याद रखने वाली बात है कि अनुसूचित जाति जनजाति को अनुच्छेद 366 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, वस्तुतः 1 और 2 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, जहां यह कहा गया है राष्ट्रपति राज्यपाल के द्वारा ऐसी जातियों को चिन्हित करके सूचीबद्ध करेगा, और जो जातियां इन जातियों के कॉलम में सूचीबद्ध होंगी, शेड्यूल्ड होंगी, उन्हें अनुसूचित जाति या जनजाति के रूप में संबोधित किया जाएगा। ये तो संवैधानिक परिभाषा का प्रक्रम है, जहां हम मान रहे हैं राष्ट्रपति के माथे राज्यपाल अपने उन उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता है और अनुसूचित जाति और जनजाति को अनुसूचित करता है अलग अलग श्रेणियों में और उनकी पहचान सुनिश्चित कराता है, और शासन प्रशासन के द्वारा दिए जाने वाले संरक्षण को उनको सुलभ कराया जाता है। लेकिन सामान्य व्यवहार की जब हम बात करते हैं तो सामान्य व्यवहार के स्तर पर अनुसूचित जाति और जनजातियों को अलग रूप में पृथक्कृत किया जाता है। पहले हम अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं। तो अनुसूचित जनजाति, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जिन्हें आप कहते हैं, ये वे जातियां हैं जो किन्हीं दुर्गम क्षेत्रों में निवास करती हैं। दुर्गम मतलब नॉट इजिली एक्सेसिबल, दुर्गम क्षेत्रों आती हैं जिनकी अपनी पृथक भाषा, बोली और संस्कृति होती है। याद रखिएगा, जब भी हम संस्कृति की बात करते हैं तो सभ्यता के भौतिक प्रतिरूप जिनका हम साक्षात्कार करते हैं, खान पान, रहन सहन, भाषा, बोली, ये संस्कृति के अवयव हैं। तो दुर्गम क्षेत्र में रहने वाली वे जातियां जिनके पृथक रूप में भाषा, बोली और संस्कृति होती है, उनको हम अनुसूचित जाति के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं, जो मुख्य धारा से कट करके या समाज से कट करके अपने अस्तित्व को बनाए रखती हैं। तो हम इस बात को जानते हैं, दुर्गम क्षेत्र का मतलब केवल जंगल नहीं है। दुर्गम क्षेत्र का मतलब जो इजिली एक्सेसिबल ना हो। वो आपका डेजर्ट भी हो सकता है, वो स्नो डेजर्ट भी हो सकता है, वो आपके वन भूमि भी हो सकती है। तो आप देखिए कि हर जगह आपके यहाँ, आप देख लीजिए, हमारे यहाँ से लेके दक्षिण भारत से लेकर के आप चले जाइए कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट तक चले जाइए, तो वहां पर पठारी, आपके पर्वतीय और दुर्गम वनीय क्षेत्र में जनजातियां रहती हैं। आ जाइए गुजरात और राजस्थान में तो कच्छ के रण में एक वृहद स्वरूप में जनजातियां निवास करती हैं। तो वहीं लेह, लद्दाख, जम्मू कश्मीर ऐसे क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ऐसे क्षेत्रों में भी बड़ी सारी जातियां रहती हैं, जनजातियां रहती हैं, जो शीत क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। इजिली एक्सेसिबल यह प्लेसेस नहीं है, और यही कारण है कि मुख्य धारा से कटी हुई हैं, मुख्य समाज से कटी हुई हैं, अतः वह सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी पर बेस्ड होती हैं, जिनकी अपनी भाषा, बोली और स्थिति के पक्ष की स्थापना होती है। चूंकि यह जनजातियां एक दीर्घकालिक क्रम में अपने निर्धारित परिवेश में निवास कर रही हैं, मुख्य धारा से कटी हुई हैं, और आज जब देश के विकास क्रम की स्थापना हो रही है, तो उनके हजारों वर्षों से पृथक्करण से जो पिछड़ापन स्थापित हुआ है, उसे शासन प्रशासन, संविधान संरक्षण प्रदान करके उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रहा है, और जोड़ने का प्रयास ही नहीं कर रहा है, बल्कि उनके संदर्भ में वे कल्याणकारी योजनाएं स्थापित की जा रही हैं जिनसे वो शीघ्र अतिशीघ्र मुख्य धारा से जुड़ जाए। अर्थात जो जाति व्यवस्था है, उस जाति व्यवस्था का प्रबलतम अंग अनुसूचित जनजाति स्वीकार्य नहीं की जाती, क्योंकि हमारे मुख्य समाज से उनका कोई लेना देना होता ही नहीं है, उनका सीधा कोई सरोकार मुख्य समाज से होता नहीं है, मुख्य समाज के नियमन उन पर आरोपित नहीं होते हैं।
आप देख लीजिए, आपके यहाँ बहु विवाह नहीं है, आपके यहाँ बड़ी आसानी से विधवा विवाह नहीं होता है, आपके यहाँ बड़ी आसानी से पुनर्विवाह नहीं होता है। ये सारी चीजें वहां हो रही हैं। आपके यहाँ नारी सशक्तिकरण के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत ऑलरेडी नारी सशक्तिकरण आपके यहाँ से कहीं ज्यादा है। नारी प्रधान समाज होता है। वधु मूल्य जैसी व्यवस्था है। यहाँ पर पुत्री का विवाह करने पर आप दहेज दे रहे हैं और वहां पुत्री का विवाह करने पर आप वधु मूल्य ले रहे हैं। महिला वहां पर ज्यादा स्वातंत्र के साथ अपने जीवन यापन को कर रही, तो वो हमारी सामाजिक व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था से जुड़ी हुई नहीं स्वीकार की जाती। कहां पर? अनुसूचित जनजातियों की जब हम बात करते हैं। वहीं जब हम अनुसूचित जाति की बात करते हैं तो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत विद्यमान पदानुक्रम में सबसे नीचे विद्यमान जो शूद्र जातियां थी, पदानुक्रम में सबसे नीचे जो शूद्र जातियां थी, उनको अनुसूचित जाति के अंतर्गत स्थापित किया जाता है, जिनकी सामाजिक आर्थिक स्थितियां अत्यंत पिछड़ी स्वीकार की जाती हैं और सामान्यतया उनके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार किया जाता रहा हो। मतलब अनटचबिलिटी के बिहेवियर से कौन प्रभावित रहा है? अनुसूचित जातियां प्रभावित रही हैं। अनुसूचित जनजातियों में वह प्रक्रम नहीं रहा है। उसका कारण यह था कि वह आपके समाज से सीधे संबंधित नहीं थी। आप देखिए, आपके यहाँ बड़ी सारी अनुसूचित जनजातियों के जो राजघराने हैं, जैसे आपके यहाँ मंडला वगैरह के जो राजघराने हैं, आप कहते हैं कमलापति, आप बात करते हैं गोंड राजा की, आप बात करते हैं, तो गोंड राजा जो थे वो थे तो जनजाति, लेकिन कार्य व्यवहार के आधार पर उन्हें राजपूतों की श्रेणी में रखा गया और यही कारण था कि राजपूत राज परिवारों में उनका वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ। लेकिन किसी शूद्र राज्य वंश के बारे में अगर आप चर्चा करेंगे तो वहां राज परिवार संबंध स्थापित नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि शूद्र का संबंध भारतीय जो वर्ण व्यवस्था थी उससे था, लेकिन जनजातियों का संबंध उस वर्ण व्यवस्था, उस जाति व्यवस्था से स्थापित नहीं था। तो हमने आपको बताया कि क्षेत्रीय आधार पर, पिछड़ेपन के आधार पर, क्षेत्रीय पिछड़ेपन के आधार पर आप संरक्षण प्रदान कर रहे हैं किसको? अनुसूचित जनजाति को। वहीं पर जातिगत आधार पर अस्पृश्यता और सामाजिक पिछड़ेपन की स्थिति के आधार पर आप संरक्षण प्रदान कर रहे हैं अनुसूचित जातियों को। यह वस्तुतः वर्गीकरण है अनुसूचित जाति और जनजाति का। ठीक। एक दीर्घकालीन प्रक्रम में अनुसूचित जाति और जनजाति वे जातियां थी जिनके साथ समता मूलक व्यवहार नहीं हुआ, जो मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए, समाज में अपना स्थान नहीं दे पाए और विकास की परंपरा में वह पिछड़ गए। अतः ऐसी अवस्थाओं में जब देश स्वतंत्र हुआ, संविधान निर्माण की बात की गई, तो इसके लिए हमारे यहाँ अनुच्छेद 338 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्राधिकृत कर दिया गया था। मतलब ऑथराइज कर दिया गया था संविधान में राष्ट्रपति को, आर्टिकल 338 के अंतर्गत, कि राष्ट्रपति को अगर इन अनुसूचित जाति जनजाति के लिए उनके विकास को सुनिश्चित करने के लिए किसी पदाधिकारी को प्राधिकृत करने की आवश्यकता पड़े, मतलब अगर वो कोई पदाधिकारी को नियुक्त करना चाहे तो वह उस पद पर किसी पदाधिकारी की नियुक्त कर सकता है, स्पेशली अनुसूचित जाति जनजाति के संरक्षण के उद्देश्य से। तो आर्टिकल 336 के माध्यम से राष्ट्रपति को अनुसूचित जाति जनजाति के विकास के लिए प्राधिकृत किया गया था। देश का जब स्वतंत्रता स्थापित हुई, हालांकि वृहद स्थानों पर बड़े सारे ऐसे प्लेसेस हैं जिसमें अनुसूचित जाति जनजातियों को अलग अलग संरक्षण दिया गया। मौलिक अधिकारों में भी आप जानते हैं अनुच्छेद 15 और 16 के माध्यम से संरक्षण सुनिश्चित किया गया है। तो वहां इस बात पर निरंतर विकास क्रम में बल दिया जाने लगा कि एक बड़ी जनसंख्या निवास करती है। लगभग 27% के आसपास अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या देश में निवास करती है, 27 से 28%। और इतनी बड़ी जनसंख्या को अगर समाज में स्थान प्रदान ना हो तो समता मूलक समाज तो कभी आपके देश में स्थापित नहीं होगा। 28% जनसंख्या
विकास के क्रम से वंचित रहे या मुख्य धारा से न जुड़ पाए, तो किसी भी हालत में आप अपने देश का विकास सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। अतः इस बात पर बल दिया गया कि इन जातियों और जनजातियों को प्रबल रूप में संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। और जब हमने अपने यहाँ एलपीजी रिफॉर्म्स को एस्टेब्लिश किया, भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा, तो उसी दिन हमारा भारतीय समाज विश्व के समाज के साथ जुड़ा। याद रखिएगा, जब आपने अपनी अर्थव्यवस्था को खोल दिया तो सामाजिक आदान प्रदान, सूचनाओं का आदान प्रदान, एक दूसरे का आदान प्रदान सक्षम था। तो जिस तरीके से अंग्रेजों ने भारत को सांप सपेरों के देश के रूप में प्रतिस्थापित किया था, क्या 20वीं शताब्दी में भी भारत का चरित्र वैसा ही होता? क्योंकि एक बड़ी जनसंख्या अभी भी वंचित थी। आप याद के 1989 में आपके यहाँ अनुसूचित जाति जनजाति संरक्षण के लिए अधिनियम बनाया गया, अर्थात हमारे यहाँ समता मूलक स्थितियां उस समय तक विद्यमान नहीं थी। और 1992 तक आते आते हम भले चाहे संवैधानिक प्रावधानों की स्थापना कर रहे थे, लेकिन हम इस दिशा में संवेदनशील नहीं थे, जिसके आधार पर कहीं ना कहीं वैश्वर, जब हम बात करते हैं विकास की, तो हम कह रहे थे कि हमारे देश का सामाजिक विकास पिछड़ा रह जाता। तो हमारे यहाँ आर्थिक विकास के प्रक्रम में बड़े सारे सामाजिक विकास के प्रक्रमों को संरक्षण दिया गया, जिसके क्रम में ही हमारे यहाँ 1993 में 65वां संविधान संशोधन पारित किया गया, 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पारित किया गया, और उसी के माध्यम से अनुच्छेद 338 की व्याख्या करके राष्ट्रपति ने अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की स्थापना की, जिसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्यों की व्यवस्था की थी। लेकिन कालांतर में उसका परिशोधन किया गया। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लाकर के एक अध्यक्ष और 3 सदस्यों के साथ इस आयोग की स्थापना की गई, और आज यह आयोग देश का अनुसूचित जाति और जनजाति का संरक्षण करने वाला एक तरीके से शीर्षस्थ संस्था के रूप में विद्यमान है, जो न केवल अनुसूचित जाति जनजाति को संरक्षण प्रदान करता है शोषण आदि किसी स्थितियों से, सीधे आप उनके समक्ष शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं, बल्कि वह उनके शोषण संबंधी जांच सुनिश्चित करता है, और आवश्यक जो निकाय हैं उनको जांच सुनिश्चित करके वह उपयुक्त परामर्श और निर्देश भी प्रदान करता है। मतलब एक तरीके का परामर्शदात्री निकाय है यह, लेकिन प्राधिकृत है, इसलिए इसकी परामर्श कहीं ना कहीं बाध्यकारी हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा यह समय समय पर सरकार को अनुसूचित जाति जनजाति के विकास संबंधी योजनाओं के निर्माण, अनुसूचित जाति जनजाति संरक्षण संबंधी कानूनों के निर्माण पर भी अपने परामर्श प्रदान करता है। राष्ट्रपति को भी यह उपयुक्त परामर्श देता है, तथा शासन सरकार के द्वारा किए जा रहे अनुसूचित जाति जनजाति कार्यों के संदर्भ में मूल्यांकन भी सुनिश्चित करता है कि कोई सरकार के द्वारा किस स्तर पर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कार्य किया जा रहा है, और इस पर अपना वार्षिक प्रतिवेदन व राष्ट्रपति को भी प्रदान करता है, जिसे वह संसद के पटल पर प्रतिस्थापित करता है। यही नहीं, सिविल न्यायालय की भूमिका इसको प्रदान की गई है, अर्थात वह अनुसूचित जाति जनजाति संरक्षण के लिए किसी भी विषय में गवाही ले सकता है, लोगों को अपने यहाँ बुला करके दस्तावेजों की जांच सुनिश्चित कर सकता है। तो इस प्रकार से यह जो आयोग है वह अनुसूचित जनजाति और जातियों के संरक्षण संबंधी केवल प्रयास ही नहीं कर रहा है, बल्कि उनके विकास संबंधी संभावनाओं की भी प्रतिस्थापना कर रहा है, जो इसकी महत्ता को प्रतिस्थापित करता है। और इन्हीं आधारों पर हम इस आयोग की महत्ता को स्वीकार करते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जहां अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्र में जो लोगों को एक दीर्घकालिक अनुभव हो कार्य का, उन लोगों को यह पद प्रदान किया जाता है, और उन लोगों के द्वारा हटाए जाने को भी राष्ट्रपति के द्वारा ही प्राधिकृत किया गया है कि अगर उन्हें हटाना है तो राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था के माध्यम से
हमारे यहाँ अनुसूचित जाति जनजाति संरक्षण संबंधी आयोग संबंधी उत्तरदायित्वों की स्थापना सुनिश्चित की गई है। तो मुझे लगता है कि अनुसूचित जाति जनजाति संबंधी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ मैंने आयोग के कार्य और उत्तरदायित्वों पर भी आपसे चर्चा सुनिश्चित कर दी है। कोई डाउट हो तो प्रश्न पूछ लीजिए, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, पूछ लीजिए यहां पर कोई भी प्रश्न। आजादी के 70 साल के बाद भी अनुसूचित जाति या जनजाति समुदाय जिन समस्याओं से ग्रसित हैं, क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग उसका समाधान करने में असफल रहे हैं? इसके उत्तर के समर्थन में तर्क प्रस्तुत कीजिए। आप इस बात को बताइए, समाज में कौन शोषण कर रहा है? हम और आप कर रहे हैं। एक प्राधिकृत आयोग, आपकी पुलिस व्यवस्था को तो लगभग 200 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, आधुनिक पुलिस व्यवस्था को। क्या वर्तमान समय में समाज में होने वाले अपराध समाप्त हो चुके हैं? 1962 में आपके यहाँ दहेज निवारक संबंधी कानून बना दिए गए प्रबलता पूर्वक, क्या वह पूरी तरह से समाप्त हो गए? बाल विवाह को रोकने के लिए आपके यहाँ ऑलरेडी जो है 1961 1861 से प्रयास किया जा रहा है, क्या आज हम उसको रोक पाए? स्त्री पुरुष समानता के लिए एक दीर्घकालिक आंदोलनों के क्रम की स्थापना हुई है, क्या हम उसको समाप्त कर पाए? तो प्राधिकृत आयोग संरक्षण प्रदान कर रहा है, उचित परामर्श प्रदान कर रहा है। याद रखिएगा, ये मानवता का पक्ष है। जिन्हें आप पिछड़ा मान रहे हैं ना, तो ये आपकी सोच को बताता है कि आप उन्हें पिछड़ा क्यों मान रहे हैं। वह भी मानव हैं, उन्हें भी वो सारे प्राप्ति के अधिकार प्रदान किए गए हैं जो मिलने चाहिए। अब उन्हीं पर चर्चा कर रहा हूं आपको रोहित। तो यहां इस बात को समझने की जरूरत है कि कोई आयोग या कोई कानून किसी व्यवस्था को पूर्णतया प्रतिबंधित नहीं करता है। जब तक इसके संदर्भ में सामाजिक प्रतिक्रिया सकारात्मक नहीं होती है, तब तक उसका समाधान हमारे देश में स्थापित नहीं होता है। जब कोई कुप्रथा तार्किक रूप में खंडित हो जाती है, तब उसकी प्रतिस्थापना होती है। हमारे यहाँ जाति व्यवस्था या छुआछूत का पक्ष जो है, इतने दीर्घ काल से बना रहा, जो विभेद का प्रक्रम था वो इतने दीर्घ काल तक बना रहा कि वो संस्कार का हिस्सा बन गया ग्रामीण परिवेश में। और यही कारण है कि उस संस्कार के बन जाने के कारण उसके प्रति जो दृष्टिकोण था वह बहुत लोगों में नकारात्मक नहीं हुआ। और इसी कारण से अभी भी हमारे देश में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो है, कहीं ना कहीं अभी भी शोषणकारी स्थितियां कुछ स्तर पर विद्यमान है। फिर दूसरी चीज, अनुसूचित जाति जनजाति के विकास में किन चीजों को पे महत्व देना चाहिए? तो हमें यह मानना चाहिए कि हमें अनुसूचित जाति और जनजाति के शैक्षणिक और आर्थिक विकास पर बल देना चाहिए था। अब शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए क्या होना चाहिए था? जिसकी पृथक संस्कृति है उसको आप तुरंत बदल दीजिए। जो आदमी बालाघाट का जनजाति पेज पी करके अपना जीविकोपार्जन कर रहा है, कल पेज की जगह उसके हाथ में पिज्जा पकड़ा दीजिए, तो आपको लगेगा कि अरे ये पिज्जा खाने लगा, इसका मतलब कि इसका अपलिफ्टमेंट हो गया। तो ऐसा होता नहीं है। हमें उनके परिवेश के अनुरूप उचित संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। हमें वह सम्मान उनके उन संस्कृति पक्षों की स्थापना के स्तर पर स्थापित होना चाहिए जिसे आप पिछड़ेपन का द्योतक मान रहे हैं। ठीक है, तो हमारे दृष्टिकोण का यह चुनौती है जिसके कारण से अभी तक यह पक्ष स्थापित नहीं हुआ। फिर इस जनसंख्या को राजनीतिक स्तरों पर भी वोट बैंक के रूप में स्थापित किया गया, अर्थात राजनीतिक चेतना ने कहीं ना कहीं उनके विकास को संतुलित होने से और बाधित किया, जहां वो एक वोट बैंक बन करके रह गए। अर्थात उन्होंने अपनी पार्टी का गठन, चाहे वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हो, चाहे बसपा जैसी पार्टी हो,
गठन उन्होंने राजनीतिक रूप में इस आधार पर किया था कि वो इनके हितार्थ काम करेगी, लेकिन इन राजनीतिक दलों ने कभी उस वर्ग के हितार्थ कार्य नहीं किया। अर्थात अगर हम अनुसूचित जाति जनजाति के गांधीयन मॉडल को अगर हम फॉलो किए होते तो शायद आज हम उस पक्ष की स्थापना कर पाते। याद कीजिए, जब आप गांधी जी को पढ़ते हैं तो गांधी जी अस्पृश्यता का प्रबल विरोध करते हैं और वहां हृदय परिवर्तन की बात करते हैं। पूरा विश्व आज गांधी के विचारों को माना है तो उसके पीछे तार्किकता है। हृदय परिवर्तन का मतलब अपने अंदर से चीजों को बदल देना, और जब आप अपने अंदर से किसी चीज को बदल देते हैं तो वो सारे विभेद उस दिन समाप्त हो जाते हैं। तो वहां यह आयोग असफल बेसिकली नहीं है, संरक्षणकारी दृष्टिकोण से प्रयास निरंतर कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण उसके प्रति सकारात्मक नहीं है। फिर उसके लिए अडॉप्टेबिलिटी समाज में सकारात्मक नहीं है। राजनीतिक परिदृश्य में उनको समान रूप में संरक्षण की प्रक्रिया को स्वीकार नहीं किया गया है। आप देखिए, कोई एक सांसद जो आपके यहाँ रिजर्व सीट से जीत रहा है, आप देखिए कि वो 3-4 टेन्योर में वो बना रहता है और फिर वो उस जाति का बना ही नहीं रहता है, वो विशिष्ट हो जाता है उसके बाद, इतना लंबा टेन्योर रहने के बाद। तो वो केवल वोट बैंक की राजनीति कर रहा होता, वो उस वर्ग की राजनीति को प्रेरित नहीं करता। ऐसे पक्षों की स्थापना करनी है, नकारात्मक पक्षों को यहां समावेशित नहीं करना है रोहित, आयोग के संदर्भ में। ठीक, और कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। इन्हें अपने क्षेत्र की रॉयल्टी भी मिलती है। रॉयल्टी वॉयल्टी कहीं नहीं मिलती है, याद रखिएगा, रॉयल्टी नहीं मिलती है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में जो उत्खनन आदि होता है उसके लिए खनिज विकास कोष एक बनाया जाता है। आज आप लोगों ने पेपर में पढ़ा होगा कि खनिज विकास कोष का 30% या प्रतिशत कोविड के लिए व्यय होगा, अगर आप लोगों ने पेपर में पढ़ा हो तो वे जनजाति क्षेत्र जहां से उत्खनन हो रहा है उसके लिए एक निर्धारित मात्रा में जो धन होता है वो उस क्षेत्र के विकास के लिए व्यय होना है, सामाजिक विकास के लिए व्यय होना है। ठीक है, तो वह सरकार अपने लाभांश का एक हिस्सा उस क्षेत्र के सामाजिक विकास के लिए करती है। SC/ST एक्ट में कोर्ट ने संशोधन के निर्णय गलत दिया था। नहीं, ऐसा कहना गलत है। याद रखिए, आप कहते हैं कि एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, तो कोर्ट ने जो निर्णय लिया था वह कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए गए विषयों के आधार पर था। जो 1989 का एक्ट था, जो अनुसूचित जाति जनजाति के संरक्षण के लिए स्थापित किया था, वो बेसिकली संरक्षण के लिए कानून क्यों स्थापित किया गया था कि लोग भयवश अपनी मनोदशा बदल दें। नॉन बेलेबल बनाया गया था, बड़े सारे ऐसे कठोर प्रावधान किए गए थे कि प्रबलता पूर्वक जो है अनुसूचित जाति जनजातियों के प्रति होने वाले दुराग्रह को बदला जाए। लेकिन जब नेगेटिव पॉलिटिकल थॉट डेवलपमेंट हुआ, नेगेटिव पॉलिटिकल थॉट का मतलब इन्होंने हजारों वर्षों से हमारा शोषण किया, अब हम इनको बताते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थितियां आई। और एक बड़ा वर्ग ऐसा था जिसने अनुसूचित जाति जनजाति संरक्षण अधिनियम जो था उसका मिसयूज किया, उसका दुरुपयोग किया। और जब कोर्ट के संज्ञान में यह चीजें आई तो कोर्ट ने उस बने हुए कानून को लिबरल बनाए जाने की अनुशंसा की थी। तो उस दौर का जो मोटिव था उसको बनाने का और आज 21वीं शताब्दी के दौर के मोटिव में एक बड़ा अंतर स्थापित हुआ, जिस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने वह बात कही थी, यद्यपि इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई भी दोष नहीं था। सर, रिजर्वेशन है या खत्म हो गया है? किस चीज में रिजर्वेशन? क्योंकि पार्लियामेंट ने बढ़ाया नहीं टाइम। नहीं, रिजर्वेशन अभी भी इंटैक्ट बना हुआ है, रिजर्वेशन खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए, इसको लिखेंगे क्या आप लोग? इस क्वेश्चन को बता दीजिए, तो मैं छोटे छोटे उसमें लिखा दूंगा आप लोगों को। लिखना चाहेंगे इसको? अच्छा, चलिए चलिए विषय पर आइए। चलिए चलिए, जल्दी जल्दी 5 आयोग हमें करने हैं आज। लिखिएगा यहाँ पर, हमारे संविधान हमारे संविधान के अंतर्गत हमारे संविधान के अंतर्गत
विविध स्थानों पर अनुसूचित जाति जनजाति को उचित संरक्षणकारी उपबंधों की स्थापना उचित संरक्षणकारी उपबंधों की स्थापना सुनिश्चित की गई थी, जिसके अंतर्गत ही अनुच्छेद 338 के अंतर्गत आर्टिकल 338 के अंतर्गत आर्टिकल 338 के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याणार्थ राष्ट्रपति को एक पदाधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। इसी की व्याख्या सुनिश्चित करके 65वें संविधान संशोधन के द्वारा ब्रैकेट में 1993 अनुसूचित जाति जनजाति आयोग ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 1+5 एक अध्यक्ष और 5 सदस्य। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का गठन किया गया। जिसे 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 89वें संविधान संशोधन के द्वारा परिवर्तित ब्रैकेट में 1+3 कर दिया गया। जहां इस आयोग की सेवा शर्तें आदि 1+3 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1+3 टोटल 4 है इसमें नया, जिनकी सेवा शर्तें राष्ट्रपति के द्वारा सुनिश्चित किए जाने का प्रावधान किया गया। ये तो हो गया गठन संबंधी बात। अगले पैराग्राफ में आएगा SC/ST आयोग, शॉर्ट फॉर्म ही लिखते जाइए। अभी अनुसूचित जाति जनजाति आयोग इन वर्गों के शोषण संरक्षण और विकास के अवसरों का मूल्यांकन करता है
इस आयोग द्वारा इस आयोग के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के शोषण संबंधी शिकायतों की जांच की जाती है। जिसमें इस आयोग को जिसमें इस आयोग को इस आयोग को दीवानी न्यायालय के समकक्ष अधिकार प्रदान किए गए हैं। अधिकार प्रदान किए गए हैं। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, जहां भी आप दीवानी लिखते हैं उसका आशय क्या है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। गवाही प्राप्त करने व दस्तावेज की जांच करने का अधिकार। गवाही प्राप्त करने व दस्तावेज की जांच करने का अधिकार। ब्रैकेट क्लोज कर लीजिएगा। तथा इसके माध्यम से यह उस संदर्भ में आवश्यक परामर्श लिखिए, आवश्यक प्रशासनिक निर्देश को प्रदान करता है। आवश्यक प्रशासनिक निर्देश को प्रदान करता है। यह आयोग अनुसूचित जाति जनजाति के विकास व संरक्षण संबंधी योजनाओं के निर्माण, कानून के निर्माण, के संदर्भ में सरकार को परामर्श प्रदान करता है। तथा सरकार के द्वारा किए जाने वाले अनुसूचित जाति जनजाति हितार्थ कार्यों का मूल्यांकन कर उस पर अपना वार्षिक प्रतिवेदन भी
राष्ट्रपति को प्रदान करता है। यही नहीं, अनुसूचित जाति जनजाति के अंतर्गत नवीन जातियों के समावेशन को भी, नवीन जातियों के समावेशन को भी को भी को भी इसके द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। किया जाता है। अतः इस प्रकार दीर्घ काल से अनुसूचित जाति जनजाति अनुसूचित जाति जनजाति के हितार्थ व संरक्षणार्थ इस आयोग के द्वारा अपने कार्यों का निर्वहन किया जा रहा है। किया जा रहा है। तो ये हो गया आपका अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के संदर्भ में प्रावधान। इससे संबंधित अब कोई भी डाउट हो तो क्वेश्चन पूछ लीजिए आप लोग, जहां भी आपको संशय लग रहा हो। ऑडियो नहीं आ रहा है अभिषेक, क्या आवाज में दिक्कत है आप लोगों को? आवाज में दिक्कत है? ऑल क्लियर? अभिषेक अपना फिर से ज्वाइन कर लें आप। दोस्तों यहाँ क्लियर है आप लोगों को? चलिए ठीक, आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ जाए हम लोग। एक क्वेश्चन लिखिएगा यहाँ पर, याद रखिए ये यूपीएससी में भी पूछा गया है, एमपीपीएससी में भी पूछा गया है। लिखिएगा, एसटी और एससी के प्रथम आयोग अलग अलग है। मैंने आपसे कहा पृथक आयोग है, बिल्कुल पृथक आयोग है। मैंने कहा कि चूंकि दोनों एक ही तरीके से कार्य व्यवहार कर रहे हैं इसलिए कंबाइन लिखा दिया है। अलग अलग पूछा जाएगा तो केवल, अगर एससी पूछा जाएगा तो एसटी का नाम हटा दीजिएगा, एसटी पूछा जाएगा एससी का नाम हटा दीजिएगा उसमें। ठीक, समय बचाया है मैंने बेसिकली अपने स्तर पर। संविधान में जो दूसरा क्वेश्चन मैंने तो कहेगा कि अनुसूचित, ठीक है। क्वेश्चन लिखिएगा, भारतीय संविधान में, वॉइस प्रॉब्लम, आवाज प्रॉब्लम, आवाज आ रही है? बता दीजिए। ऑल क्लियर? सभी को आ रही है? प्लीज रिपीट नाउ। ओके, कट कट के आ रही है। भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति जनजाति के, अनुसूचित जाति जनजाति के संरक्षण के लिए स्थापित किए गए, संरक्षण के लिए स्थापित किए गए
प्रावधानों में प्रकाश डालिए। प्रावधानों पर प्रकाश डालिए। याद रखिए, ये 2-3 बार प्रश्न अलग अलग जगहों पर पूछा गया है, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है यहां पर। इसमें कुछ मत कीजिए, केवल पॉइंटर बना लीजिए। मैं आपको बता देता हूं कहां कहां क्या क्या संरक्षण है, आप उसे अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। समय हम लोग बचाएंगे क्योंकि अभी हमें 3 आयोगों को और भी करना है, ठीक है ना। तो केवल पॉइंटर बना लीजिएगा इस क्वेश्चन के अंतर्गत। पहला पॉइंटर बनाइएगा, इसमें समझाने वाली चीज नहीं, केवल अनुच्छेद कहां कहां इसकी बात कही गई ये बताने की जरूरत है। पहला लिखिएगा, पहला पॉइंटर बनाइएगा, संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची में, 5वीं और 6ठी अनुसूची में अनुसूचित व जनजाति क्षेत्रों के, अनुसूचित व जनजाति क्षेत्रों के प्रशासनिक प्रबंध संबंधी, प्रशासनिक प्रबंध संबंधी, प्रशासनिक प्रबंध संबंधी निर्देश प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंटर लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंटर लिखिएगा, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत, के अंतर्गत अनुच्छेद 15, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, विभेदों का निषेध, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, ब्रैकेट में लोक नियोजन की समता, लोक नियोजन में समता। अब आपने पढ़ा है वहां पर, उसको एलिब्रेट कर लीजिएगा। और तीसरा अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। तो 15, 16 और 17 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है, के अंतर्गत संरक्षणकारी प्रावधान किया गया है, के अंतर्गत संरक्षणकारी प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंटर आएगा, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में, डीपीएसपी में अनुच्छेद 46 आर्टिकल 46 में ब्रैकेट में लिखिए अनुसूचित जाति जनजाति संरक्षण व शोषण निराकरण, शोषण निराकरण, अनुसूचित जाति जनजाति के संरक्षण व शोषण निराकरण का उपबंध किया है। नेक्स्ट आ जाइएगा अगले पैराग्राफ में, अनुच्छेद 164 के अंतर्गत, आर्टिकल 164, अनुच्छेद 164 के अंतर्गत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा जैसे राज्यों में, जैसे राज्यों में
अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण संबंधी पृथक मंत्रालय। पृथक मंत्रालय व मंत्री के गठन। पृथक मंत्रालय व मंत्री के गठन का प्रावधान किया गया है। का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट आ जाइएगा अनुच्छेद 244। अनुच्छेद 244। अनुच्छेद 244 के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के कुशलतम प्रशासन संबंधी उपबंध। कुशलतम प्रशासन संबंधी उपबंध की स्थापना की गई है। नेक्स्ट 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से ब्रैकेट में आर्टिकल 243 स्थानीय निकायों में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 1/3 स्थानों के आरक्षण 1/3 स्थानों के आरक्षण का उपबंध किया गया है। का उपबंध किया गया है। का उपबंध किया गया है। नेक्स्ट लिखिएगा अनुच्छेद 330 और 332 के अंतर्गत 330 और 332 के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए स्थानों का आवंटन सुनिश्चित किया गया है। कितने स्थान आवंटित हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए बताइए मुझे, लिख के बताइए मुझे कितने लोगों को याद है नए परिसीमन के आधार पर।
वेट कर रहा हूं, बताइए लिख के। 48, 83, मेरे ख्याल से 84 है राहुल। और कोई? और लोग बताएं। 47, 83, 47, 84, बिल्कुल ठीक है। अंशुल ने बिल्कुल सही बताया, 47 और 84 है। ठीक, इंदु ने भी ठीक बताया। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। चलिए ठीक, बहुत बढ़िया। आगे लिखिएगा। इसके अतिरिक्त आर्टिकल 334 अनुच्छेद 334 के अंतर्गत, 334 के अंतर्गत विधानसभाओं में, विधानसभाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के, अनुसूचित जाति जनजाति के स्थानों के आवंटन को भी, स्थानों के आवंटन को भी स्थापित किया गया है। और सबसे अंत में लिखिएगा आर्टिकल 338 ए 338 क के अंतर्गत, 338 क के अंतर्गत, 338 ए के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति संरक्षणार्थ, 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 संरक्षणार्थ पदाधिकारी के गठन, पदाधिकारी के गठन, गठन ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो यहां पर अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित जितने पक्ष हैं, आयोग से संबंधित और संविधान में संरक्षण संबंधी, ये दोनों चीजों पर हमने आपको यहाँ प्रकाश डाल दिया है। कोई डाउट हो क्वेश्चन पूछ लीजिए, 1 मिनट का समय दे रहा हूं आप लोगों को। किसी तरीके का कोई भी संशय हो पूछ लीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो पूछ लें। वीडियो स्टक, आवाज आ रही है? बता दें, आवाज आ रही है? ठीक ठीक। अभी इसको कर लीजिए। करा दूंगा, करा दूंगा, बिल्कुल करा दूंगा। कोई और प्रश्न हो तो बता दें, आगे बढ़ जाएं हम लोग। आगे बढ़ जाएं हम लोग, अनुमति है आप लोगों की? चलिए ठीक, चलिए ठीक। अब आ जाएगा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। क्योंकि आपके यहाँ आयोग दिए हुए हैं सीधे सीधे, तो जब भी पूछा जाएगा आयोग का गठन और उसके कार्य से संबंधित पूछा जाएगा। हालांकि हम उसकी आउटलाइन भी ड्रॉ कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई समस्या न होने पाए।
ठीक। अब यहाँ याद रखिएगा, अन्य पिछड़ा वर्ग की जब हम बात करते हैं तो पहली चीज तो यह समझिएगा कि अन्य पिछड़ा वर्ग के संदर्भ में पूरे संविधान के अंतर्गत केवल 2 जगहों पर अन्य पिछड़ा वर्ग का इस्तेमाल किया गया है। एक आर्टिकल 16 है और एक आर्टिकल 340 है। केवल 2 जगहों पर अन्य पिछड़ा वर्ग कहा गया। अन्य पिछड़ा वर्ग का मतलब, हम पहले तो पिछड़े वर्ग की बात कर लेते हैं, जिसके अंतर्गत हमने अनुसूचित जाति जनजाति को रखा है। और अन्य पिछड़ा वर्ग का मतलब जो अनुसूचित जाति जनजाति की श्रेणी में नहीं है, मतलब उतने पिछड़े नहीं है, उन जातियों को हमने अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में रखा है। तो उसका आधार क्या है, इसको भी संविधान में स्थापित किया गया है, जहां आर्थिक पिछड़ेपन को स्थापित नहीं किया गया है। याद रखिए, पिछड़ेपन का आधार आर्थिक नहीं है। अनुसूचित जाति जनजाति में आर्थिक पक्ष है, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग में आर्थिक पक्ष नहीं है। वहां पर सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन की स्थापना की गई है। अब सामाजिक और शैक्षणिक स्तर की बात की जाती है तो निश्चित रूप में सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन में भी यह माना गया है कि एक निश्चित मात्रा में धन है जिससे व्यक्ति का सामाजिक पिछड़ापन स्थापित हो सकता है। लेकिन एक निश्चित मात्रा के बाद अगर उसके पास धन संपदा आ रही है, तब फिर हम नहीं मानते हैं कि उससे सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन आएगा, अर्थात उसके जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार की स्थापना होनी चाहिए। इसी लक्ष्य को ध्यान में रख करके अन्य पिछड़े वर्ग के साथ क्रीमी लेयर की व्यवस्था स्थापित की गई है। क्रीमी लेयर वह लेयर मानी गई है जहां पर निर्धारित किए गए धन के ऊपर अगर किसी की आय है तो वह अन्य पिछड़ा वर्ग तो होगा, लेकिन उसका लाभ प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा। मतलब मान लीजिए मैं यादव कम्युनिटी से हूं और मेरी आय 8 लाख से ऊपर है, तो मैं अन्य पिछड़े वर्ग में तो हूं, लेकिन मैं लाभ नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मैं उसकी उस ग्रेड में आ जाता हूं जिसके अंतर्गत मुझे दिए जाने वाले संरक्षणात्मक लाभ से मुझे वंचित रखा जाएगा, लेकिन उस जाति से बाहर नहीं कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अब मैं अन्य पिछड़ा वर्ग में नहीं रहा, मैं सामान्य वर्ग में हो गया। आपके साथ व्यवहार, मतलब आपकी पहचान नहीं छीनी जा रही है, मतलब आप अभी भी हैं उस अन्य पिछड़े वर्ग के अंतर्गत, लेकिन आपके साथ किया जाने वाला ट्रीटमेंट वो सामान्य वर्ग के समान होगा। इसीलिए अन्य पिछड़े वर्ग के लिए स्थापित किया गया। तो माना गया सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर आपके यहाँ अन्य पिछड़े वर्ग की स्थापना होती है, जिसके लिए राष्ट्रपति को प्राधिकृत किया गया। यद्यपि याद रखिएगा, अन्य पिछड़ा वर्ग कौन है, इसका निर्धारण केंद्र और राज्य दोनों करते हैं, क्योंकि दोनों अपने स्तरों पर भर्तियों का चयन करते हैं, लेकिन कोई निर्धारित मानक नहीं है। निर्धारित मानक नहीं है का मतलब, अनुसूचित जनजाति जब आप बना रहे हैं तो वहां राष्ट्रपति निर्देशित कर रहा है राज्यपाल को, लेकिन अन्य पिछड़े वर्ग की जब आप स्थापना कर रहे हैं तो वहां राष्ट्रपति निर्देशित नहीं कर रहा है, राज्य स्वयं निर्धारित करता है। मतलब राज्यपाल निर्धारित करता है, ऑब्वियस है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के माध्यम से, कि कौन सी जातियों को अन्य पिछड़े वर्ग के अंतर्गत स्थापित किया जाए। और आप देखिए, आरक्षण की चुनौतियां जो बनी हुई हैं वो अनुसूचित जाति जनजाति के स्तर पर नहीं है, हमेशा विवाद अन्य पिछड़े वर्ग में आता है, क्योंकि जिस व्यवहार को आपने संरक्षण के लिए स्थापित किया था वह व्यवहार राजनीति का आधार बन गया। तो हर जिसका वोट बैंक चाहिए था उसको अन्य पिछड़े वर्ग में डालते गए, अर्थात अन्य पिछड़े वर्ग का आकार जो है वो सामान्य वर्ग से ज्यादा हो चुका है। आप मध्य प्रदेश में ही आप देख लीजिए, जिस पर 14 से 28-27% जो रिजर्वेशन की प्ली की गई थी, उसमें ये कहा गया था कि अन्य पिछड़ा वर्ग का जो प्रतिशत है मध्य प्रदेश में वो 70% के आसपास है। अतः उस रेशियो में उसे दिया जाने वाला 14% का रिजर्वेशन कम है। तो कोर्ट ने उनसे ये कह दिया कि भैया कोई ऐसा आंकड़ा हो तो आप बता दो मुझे। लेकिन यह बात इस बात को जरूर प्रतिस्थापित करती है कि मध्य प्रदेश इतना भी पिछड़ा नहीं है।
मध्य प्रदेश में एक बड़ी जनसंख्या अनुसूचित जाति जनजाति की है। जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो आप सभी को पता है, कितने प्रतिशत जनजाति और अनुसूचित जाति रहती है यहाँ पर आपके यहाँ। उसके बाद 70% अगर वही बच गए तो सामान्य कहाँ रह गए। लेकिन इस बात को जरूर माना जाता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग में बहुत सारी जातियों का समावेश कर देने से उसकी संख्या निश्चित रूप में बढ़ गई है। इसी बात को संरक्षण देने के लिए अनुच्छेद 340 क के अंतर्गत या 340 एक के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्राधिकृत किया गया था कि वह चाहे तो अनुसूचित जाति जनजाति के संरक्षणार्थ किसी एक प्राधिकारी को नियुक्त कर दे, जो अन्य पिछड़े वर्ग के संरक्षण और उनके हितार्थ कार्यों को प्रेषित करे। इसी उद्देश्य से 1953 में हमारे यहाँ काका कालेलकर की अध्यक्षता में पहला अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया। यद्यपि वह स्थायी आयोग नहीं था। बाद में आपको पता है कि 1978 के अंतर्गत बीपी मंडल आयोग का गठन किया गया। वही बीपी मंडल थे जिन्होंने 27% अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण की रिकमेंडेशंस दी थी। अर्थात 1953 से लेकर के 78 तक जो आयोग रहे वो स्थायी आयोग के रूप में स्थापित नहीं रहे। आवश्यकता अनुरूप आयोग की स्थापना की गई। लेकिन आर्थिक सुधारों के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थितियों को संतुलित करने के उद्देश्य से न्यायमूर्ति रामनंदन प्रसाद की अध्यक्षता में संवैधानिक स्वरूप प्रदान करके आपके यहाँ अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत पहले 1+5 की व्यवस्था उसमें भी थी। अब इसमें 1+3 की व्यवस्था विद्यमान है, मतलब एक अध्यक्ष और 3 सदस्यों की व्यवस्था है। अध्यक्ष के संदर्भ में जो बात कही गई है उसे उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश व्यक्ति को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है तथा अन्य पिछड़े वर्ग से संबद्ध उचित ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को इसमें सदस्य के रूप में स्थापित किया जाता है। 3 वर्षों का कार्यकाल निर्धारित किया गया। लेकिन यह आयोग एक स्थायी आयोग के रूप में विद्यमान नहीं था। निश्चित रूप में यह उस तरीके के कार्य संपादित नहीं कर रहा था जिस तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के द्वारा किया जा रहा था। अतः यही कारण था कि विगत वर्ष में, पिछले वर्ष, भारत सरकार जो वर्तमान समय में है उसके द्वारा 123वां संविधान संशोधन पारित करके एक संवैधानिक आयोग के रूप में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की पुनर्प्रतिस्थापना सुनिश्चित की गई है, जो एक स्थायी आयोग के रूप में वही प्राधिकार रखेगा जो अनुसूचित जाति जनजाति आयोग रखते हैं। अब तक यह आयोग सीमित दायित्वों से युक्त था, जहां यह केवल महत्वपूर्ण कार्य में यही कार्य कर रहा था कि कौन सा वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग में आएगा, इसके निर्धारण के उत्तरदायित्वों का इसके द्वारा निर्वहन सुनिश्चित किया जा रहा था। तो 123वां संविधान संशोधन जो है वह अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अधिकार संबंधी संशोधन के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो ये था आपका अन्य पिछड़ा वर्ग के संदर्भ में। अब इसे लिख लीजिए आप लोग। चलिए लिखिएगा यहां पर, संविधान के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग शब्द का सिर्फ दो स्थानों पर ब्रैकेट में अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 340
अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 340 दो स्थानों पर किया गया है। यद्यपि अन्य पिछड़े वर्ग को परिभाषित नहीं किया गया है। अन्य पिछड़े वर्ग को परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु पिछड़ेपन का आधार सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिएगा, अनुच्छेद 340 एक के अंतर्गत सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन का आधार स्वीकार किया गया है। आगे लिखिएगा, अनु 340 एक के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह अन्य पिछड़े वर्ग के समस्याओं के निदान व संरक्षण हेतु राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह अन्य पिछड़े वर्ग के समस्याओं के निराकरण व संरक्षण हेतु किसी प्राधिकारी की नियुक्ति कर सकता है। प्राधिकारी की नियुक्ति कर सकता है। जिसकी व्याख्या के आधार पर ही अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन सुनिश्चित किया गया। जिसे सर्वप्रथम 1953 में श्री काका कालेलकर की अध्यक्षता में
तत्पश्चात 1978 में श्री वीपी मंडल की अध्यक्षता में गठित किया गया था। श्री वीपी मंडल की अध्यक्षता में गठित किया गया था तथा 1993 में इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान कर श्री राम प्रसाद की अध्यक्षता में रामनंदन प्रसाद की अध्यक्षता में गठित किया गया था। क्या प्रॉब्लम हो रही है क्या आवाज की आप लोगों को? बता दीजिए मुझे जरा। आवाज आ रही है? ऑल क्लियर? सभी को क्लियर है आवाज? जी चलिए ठीक है। ठीक 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 ठीक, सबको आवाज स्पष्ट है भाई। चलिए ठीक ठीक ठीक। एक बार फिर से लॉगिन कर लें जिनकी आवाज रुक रही है। आगे लिखिएगा इसमें। ब्रैकेट में वहां पर लिख लीजिएगा इंदिरा साहनी वाद के बाद। इंदिरा साहनी केस जिसका बार बार हवाला दिया जाता है, उसी के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई, जहां सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत यह आयोग गठित है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत यह आयोग कार्य करता है। लिखिएगा, एक अध्यक्ष व 3 सदस्यों से युक्त इस आयोग में अध्यक्ष के रूप में उच्चतम व उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्चतम व उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है, जबकि पिछड़े वर्ग संबंधित ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है। उच्चतम या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अध्यक्ष के रूप में तथा अन्य पिछड़े वर्ग के संदर्भ में ज्ञान रखने वालों को सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है। डिपार्टमेंट हमने बताया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन यह आता है। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, जहां इनका कार्यकाल 3 वर्षों का स्वीकार किया जाता है। 3 वर्षों का स्वीकार किया जाता है। अगले पैराग्राफ में आएगा,
अगले पैराग्राफ में आएगा, इस आयोग के द्वारा केंद्र सरकार को केंद्र सरकार को केंद्र सरकार को केंद्र सरकार को अन्य पिछड़े वर्ग संबंधित जातियों को शामिल किए जाने या निकाले जाने संबंधी परामर्श प्रस्तुत की जाती है। किसी पिछड़ी जाति द्वारा किए गए अनुरोध पर विचार किया जाता है। वहीं अन्य पिछड़े वर्ग के संदर्भ में क्रीमी लेयर से संबंधित सीमा निर्धारण संबंधित परामर्श दिया जाता है तथा यह आयोग आरक्षण का लाभ सभी को सुनिश्चित हो सके के संदर्भ में भी सरकार को अपना परामर्श प्रदान करता है। अगले पैराग्राफ में आएगा, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अनुसूचित जाति जनजाति आयोग समान अपने वर्ग के संरक्षणार्थ अधिकारिता प्राप्त न था। अतः वर्तमान सरकार के द्वारा वर्तमान सरकार के द्वारा 123वां संविधान संशोधन स्थापित कर
आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा प्रदान कर अन्य पिछड़े वर्ग संरक्षण और कल्याणार्थ वे सभी अधिकार प्रदान किए हैं जो पूर्व में अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को प्रदत्त थे। जो पूर्व मैंने पूर्व से लिखिएगा। अतः इस प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के संदर्भ में वर्तमान समय में उचित संरक्षणकारी उपबंधों की स्थापना सुनिश्चित की गई है। तो यहां ये याद रखने वाली चीज है कि आपके यहां अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के समान ही वर्तमान समय में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को भी उसी तरीके से प्राधिकृत कर दिया गया है। मतलब वो शिकायत सुनेगा, दीवानी न्यायालय के समक्ष अधिकारिता रखेगा, उचित परामर्श देगा, वार्षिक प्रतिवेदन देगा। वो सारे पक्ष स्थायी आयोग के रूप में उसके संदर्भ में स्थापित कर दिए गए हैं। तो ये था अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के संदर्भ में प्रावधान। कोई डाउट हो यहां पर पूछ लीजिए। कोई भी डाउट हो पूछ लीजिए। कोई भी। सर क्या वर्तमान में ओबीसी और सवर्ण आरक्षण की जरूरत है? ऐसे तो ये कभी खत्म नहीं होगा। और क्या आरक्षण गुणवत्ता का? आपको दीपेंद्र इस बात का पता होगा, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय निर्धारण में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि आरक्षण के स्तर पर न्यूनतम अर्हता अनिवार्य है। अर्थात कोई किसी जाति से संबंधित है, उस आधार पर उसका चयन नहीं होगा। वहां भी न्यूनतम अर्हता निर्धारित है, अर्थात गुणवत्ता से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जा रहा। फिर इस बात को समझने की जरूरत है कि आरक्षण आवश्यकता है, मुद्दा नहीं है। मैं बार बार आपसे इस शब्द को कहता हूं। हम मुद्दा बनाएंगे तो उसकी प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी। आरक्षण को आवश्यकता के रूप में देखेंगे तो आरक्षण एक समय बाद खत्म हो जाएगा। हमारे देश में नैतिकता का स्तर बहुत अच्छा नहीं है, जिसके कारण से जो लोग आरक्षण प्राप्त करके सक्षम हो भी जाते हैं, वो भी अपने स्तर पर आरक्षण को त्याग नहीं करते हैं। तो जब तक आरक्षण का मूल्यांकन नहीं हो, जब तक सभी, चाहे अनुसूचित जाति हो चाहे जनजाति हो, सब में जब तक क्रीमी लेयर की स्थापना नहीं होगी, तब तक आरक्षण आपके यहां मुद्दा ही बने रहेगा। तो आरक्षण का कहीं ना कहीं परीक्षण होना चाहिए। ठीक है। मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज, डिफाइड कम्युनिटीज, मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज मतलब ऐसी कम्युनिटीज जो ज्यादा पिछड़ी हैं।
अब यहां याद रखिएगा, जो गुर्जर आरक्षण था उसको इसी की व्याख्या करके, मतलब पिछड़े में पिछड़ा, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप बेसिकली पिछड़े को भी कई ग्रेड में बांट दे रहे हैं। तो यहां आरक्षण जैसे या संरक्षण जैसे मुद्दों में और चुनौतियों की स्थापना होती है। और डीनोटी डीनोटिफाइड कम्युनिटीज, मतलब डीनोटिफाइड कम्युनिटीज जिन्हें इस श्रेणी में डीनोटिफाई नहीं किया गया, मतलब जिन्हें अभी भी इन्हें पंजीकृत नहीं किया गया है, अर्थात ऐसी कम्युनिटीज को भी पंजीकृत करके इन्हें संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। चलिए एक आयोग और लिख लीजिए, क्रीमी लेयर 3 मार्क्स। ठीक, क्रीमी लेयर 3 मार्क्स। अभी इसमें ऐसे लिखेंगे, देश में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण संदर्भ में बीपी मंडल समिति के आधार पर गठित व्यवस्था, 8 रुपए की वर्तमान सीमा, जिससे ऊपर आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा, खत्म। ठीक, बीपी मंडल कमेटी का नाम जरूर लिख लीजिएगा, उससे आपके पक्ष की प्रबलता स्थापित हो जाएगी। क्लियर? ये अभी वाला सवर्ण रिजर्वेशन वोट के लिए था। देखिए ऐसा नहीं है, आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन कभी भी बुरा नहीं है, क्योंकि सवर्ण जातियों में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक लंबी पीढ़ी से जो है कहीं ना कहीं अपने विकास के लिए चुनौतीपूर्ण अवस्था में विद्यमान है। तो उन्हें अगर ऐसा संरक्षण मिलता है तो वह भी मुख्य धारा से जुड़ जाए। लेकिन इस बात पर बल देना चाहिए कि आरक्षण विकास का मानक नहीं है। क्या आपको लगता है कि जो रिजर्व कैटेगरी से है उसका सिलेक्शन रिजर्व में ही हो सकता है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनरिजर्व में भी क्वालिफाई करते हैं। तो आपको अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, आरक्षण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो इस बात को जरूर ध्यान में रखिए कि आरक्षण को मुद्दा मत बनाइए। आरक्षण का समय समय पर परीक्षण करना चाहिए। आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बोलिए तो एक बड़ा वर्ग सड़क पर आ जाता है। हम इस बात को जानते हैं कि शोध से स्पष्ट है कि 100% में केवल 3% लोग वो होते हैं जिन्हें आरक्षण का पहली बार लाभ मिल रहा होता है। बाकी 97% वो लोग होते हैं जो पहले से आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। भाई एक गांव के किसान का बेटा और एक आईएएस का बेटा, दोनों को रिजर्वेशन दिया जाएगा, प्रिविलेज कौन पाएगा? ऑब्वियस है आईएएस का बेटा। अच्छी शिक्षा, दीक्षा, परवरिश, सारी चीजें प्राप्त करेगा, तो वहां उसकी पर्सनालिटी और उस कृषक के बेटे की पर्सनालिटी में जरूर चुनौतियां आएंगी। तो आरक्षण को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। रिपीट कर दीजिए क्रीमी लेयर वाला टॉपिक। हमने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण संबंधी स्थापित व्यवस्था, वीपी मंडल आयोग द्वारा संस्तुत रिकमेंड 8 लाख की वर्तमान सीमा, जिससे अधिक वार्षिक आय पर लाभ प्रदान नहीं। ठीक, आगे बढ़ जाएं दोस्तों, आगे बढ़ जाएं। कल अंजलि हम इस टॉपिक पर चर्चा कर चुके हैं। नई शिक्षा नीति पर कल हम चर्चा कर चुके हैं। तो आप शायद कल थी नहीं, इसलिए आप उस चर्चा से वंचित रह गई होंगी। अब आ जाइएगा राष्ट्र, कल हो गया था, हाँ देखिए बता दिया है। कोशिश करूंगा कि आगामी 2 दिनों में आप लोगों को, कल और परसों की आप लोगों को अवकाश दूंगा रक्षाबंधन के कारण। कई लोग हो सकता है इस कोविड में भी ट्रेवल करेंगे, तो 2 दिन के लिए आप लोगों को छुट्टी दूंगा रक्षाबंधन के दृष्टिकोण से। तो 2 दिन में मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों की जितनी रिकॉर्डिंग अपलोड कर पाऊंगा उतनी रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अब आ जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल विमेन कमीशन।
राष्ट्रीय महिला आयोग, लिखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के माध्यम से 1992 में 1992 में इस आयोग का गठन किया गया। यह गैर संवैधानिक आयोग के रूप में विद्यमान संस्था है या विद्यमान आयोग है, जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत विद्यमान है। इस आयोग की प्रकृति परामर्शदात्री, इस आयोग की प्रकृति परामर्शदात्री स्वीकार की जाती है। परामर्शदात्री स्वीकार की जाती है। अगले पैराग्राफ में आएगा, इसके गठन के अंतर्गत एक अध्यक्ष व 5 सदस्यों, एक अध्यक्ष व 5 सदस्यों का प्रावधान किया गया है। जिसमें कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति जनजाति से अनुसूचित जाति जनजाति से होने चाहिए। महिलाओं के हितार्थ कार्य करने के अनुभव को योग्यता मानकर 3 वर्षों के लिए 3 वर्षों के लिए इस आयोग का गठन किया जाता है। इस आयोग का गठन किया जाता है। अगले पैराग्राफ में आएगा, इस आयोग के उत्तरदायित्वों के अंतर्गत उत्तरदायित्वों के अंतर्गत यह आयोग महिलाओं के संवैधानिक उपायों या संवैधानिक अधिकारों के सुरक्षा उपायों के संदर्भ में
उपायों के संदर्भ में सरकार को अपना परामर्श प्रदान करता है। वहीं महिलाओं के संरक्षणार्थ बनाए गए कानूनों की समीक्षा करके उसके संदर्भ में आवश्यक संशोधन संबंधी उसके संबंध में आवश्यक संशोधन संबंधी सुझाव प्रदान करता है। महिलाओं को प्रभावित करने वाले नीतिगत मामलों में भी यह सुझाव प्रदान करता है। वहीं महिलाओं के संदर्भ में कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की जांच करना, उससे संबंधित प्राधिकारी को उसके संबंध में सूचित करना, जेल संरक्षण गृहों आदि का निरीक्षण कर आवश्यक सुधार सुझावों को प्रस्तुत करना, आवश्यक सुधारों को प्रस्तुत करना का दायित्व निभाता है। वहीं पारिवारिक लोक अदालतों की स्थापना भी पारिवारिक लोक अदालतों की स्थापना भी स्थापना भी मत लिखिएगा, स्थापना की पहल भी इसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है। तो वहीं इसके कर्तव्यों और दायित्वों के लिए इसे दीवानी न्यायालय के समकक्ष अधिकारिता भी
दीवानी न्यायालय के समकक्ष अधिकारिता भी प्रदान की गई है। प्रदान की गई है। तो ये था आपका राष्ट्रीय महिला आयोग। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो पूछ लीजिए। कोई भी प्रश्न हो पूछ लें। सबको स्पष्ट है ये? सबको स्पष्ट है? महिला किस एज से माना गया है? यहाँ याद रखिएगा, महिला आयोग जरूर इसका नाम है, लेकिन स्त्रियों संबंधित किसी स्तर पर होने वाले दुर्व्यवहार की यह सुरक्षा करता है। ठीक, यहाँ महिला आयोग नामकरण जरूर है, लेकिन स्त्री पक्ष का संरक्षण कर रहा है वो। तो जो भी स्त्री है वो सब माने जाते हैं इसमें। रवि ने लिखा है बचपन से। ठीक, और कोई प्रश्न पूछ लें। यहाँ शिकायत कैसे की जाती है? सीधे आप महिला आयोग को प्रेषित कर सकते हैं अपनी शिकायत, वहां पोस्टल के माध्यम से आप प्रस्तुत करते हैं। अध्यक्ष शुड बी फीमेल, ऐसा बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि महिलाओं के प्रति महिलाओं की संवेदनशीलता रहती है। पारिवारिक लोक अदालत मतलब विवाह, विवाह विच्छेद, संपत्ति आदि संबंधित जैसे पक्षों पितृत्व का निर्धारण करना, ये सब परिवार न्यायालय के अंतर्गत आता है। आपने पढ़ रखा है पीछे जब आपने जुडिशरी पढ़ी थी। ठीक है, आज यहाँ इस पक्ष को अब हम विराम देंगे मित्रों। अगली मुलाकात हम लोग करेंगे ट्यूसडे को, मतलब रक्षाबंधन के अगले दिन। तो 2 दिन के लिए इस कक्षा को विराम दे रहे हैं, कल और परसों के लिए। कुछ भी आप लोगों को डाउट होगा, मुझे आप लोग प्रश्न भेज देंगे तो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। रक्षाबंधन की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आप लोगों को स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। तो अगली मुलाकात हम लोग रक्षाबंधन के अगले दिन करेंगे। चलिए, धन्यवाद, शुभ रात्रि। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।